शुरू करते हैं वीडियो को। यूजीसी एनटीई नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 का हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसके द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसमें विश्लेषण और व्याख्या सहित इसका आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो इसका आंसर है तुर्की। इसका रहा डिटेल आंसर यहाँ पर। तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की अल्ताई परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है? पीला, झटपट, पंकज, घुड़साल। तो इसका आंसर है ए, पीला, क्योंकि ये बाकी के घुड़साल, झपट और पंकज इन तीनों को जोड़ के बनाया जाता है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? दाग, औरत, नीलम, फीस। तो इसका आंसर है दाग। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के लिए कहा है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। नेक्स्ट है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कहा है। एंड लास्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल जी के लिए ये शब्द कहे थे। और ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? आलस्य, हिंसा, अहंकार, चिकित्सा। तो इसका आंसर है डी, अहंकार। ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी ने ये बात कही थी। डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना दे सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही थी? पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है राम कुमार वर्मा जी एंड लास्ट है राम शंकर शुक्ल रसाल। तो इसका आंसर है, इतनी कठोर बातें कौन बोल सकता है? किसमें इतना जिगरा है? ऑब्वियसली रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो ऐसी बातें किसी के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार शर्मा। तो इसका आंसर है
बी, जॉर्ज गियर्सन ने 11 भागों में से डिवाइड किया था कालक्रम को, और ये रहे 11 के नाम। डिटेल्ड आंसर ये रहा, और ये है वो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नेक्स्ट देखते हैं, दब्बा सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वररुचि, देवसेन, पुष्यदंत, माइल्य धवल। इसका आंसर है डी, माइल्य धवल। ये रहा इसका डिटेल आंसर, आप इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? ए, भाग्यवती, बी, परीक्षा गुरु, डी, श्यामा स्वप्न, सी, नूतन ब्रह्मचारी। इसका आंसर है बी, परीक्षा गुरु। इसके मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था परीक्षा गुरु पे, करेक्टर का नाम पूछा था और पूछा था कि किससे रिलेटेड है। तो लाला शब्द अगर आ जाए तो और उसमें ऑप्शन में अवेलेबल हो परीक्षा गुरु, तो हाई चांसेस हैं कि इसी से रिलेटेड, क्योंकि इनके रचयिता का नाम लाला श्रीनिवास। ठीक है, ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंध, राधा, नारद की वीणा। कौन सा उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है? तो विश्वामित्र, राधा और मत्स्यगंध तीनों उन्हीं की रचना है। नारद की वीणा उनका रचना नहीं है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है सी है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा जी, करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाले यानी आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। ये भी सही है, ये है गलत। तो इन्होंने क्या बोला है, शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। ओके, यानी पहला और ये सही है, बी सही है और सी गलत है, यानी ऑप्शन इसका सी होना चाहिए और इसका आंसर यही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, जयवर्धन, पर्दे की रानी। तो इसका आंसर है शेखर एक जीवनी, जिसमें बाल और वयः संधि का प्रयोग किया गया, किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। ठीक है, प्रशांत, कालीचरण, श्रीधर, सरस्वती, कमली, सुमरित दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो जिसने पढ़ी होगी उसे पता होगा कि ये सारे कैरेक्टर उसमें अवेलेबल हैं, सिर्फ ये वाले नहीं हैं, श्रीधर और सरस्वती नहीं है उसमें। 256 से ज़्यादा कैरेक्टर्स मैला आंचल में है। ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है राइटर की। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपने जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपर्युक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा था? ए है भीष्म साहनी, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है राजेंद्र यादव, डी है कमलेश्वर। तो इसका आंसर है कमलेश्वर। कमलेश्वर जी ने ये बातें कही थी और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शक्ति कवित्व बीज रूपम संस्कार विशेष है, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ,
आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। तो इसका आंसर है, हाँ जी, इसका आंसर है आचार्य मम्मट। सी आंसर है इसका, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनव। तो देखो इसका आंसर है ए। दंडी ने 8 मानी है, धनंजय ने 9 मानी है, रुद्रट ने 10 मानी है और अभिनव ने 9 मानी है। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। हाँ जी, डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई.ए. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध पुस्तक कृति का नाम दी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। अच्छा जी, आई.ए. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का एक ही रूप है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यही इनकी बुक का नाम है और ये है ऑप्शन सही। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र का साधारणीकरण का ही एक रूप है। इसका आंसर सी है। डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, जॉक देरिदा, डेनियल बेल। बिंबवाद के संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाच, डेनियल बेल, एजरा पाउंड। तो इसका आंसर है बी, एजरा पाउंड से, क्योंकि जैसे प्लेटो का प्रत्ययवाद है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है, लोनजाइनस का उदात्तवाद है, ये इन लोगों ने फोकस किया। क्रोचे ने अभिव्यंजनवाद दिया, जॉर्ज लुकाच का यथार्थवाद है और सस्यूर का संरचनावाद है, देरिदा का है विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद, टी.ई. ह्यूम का बिंबवाद है। ठीक है, इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा, और ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ पे भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। मतलब इसमें से 3 ऑप्शन जो है सही है और 1 है जो गलत है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बिल्कुल है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास, ये भी है। सत्ता के लिए मोह, नहीं है। जल जंगल जमीन पर अधिकार, ये भी है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। इसका आंसर सी है। डिटेल में आंसर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपर्युक्त कथन किस लेखिका का है? रमणिका गुप्ता जी का है, मन्नू भंडारी का है, महादेवी वर्मा का है या प्रभा खेतान का है? तो ये ऐसे प्यारे मधुर शब्द महादेवी वर्मा जी बोल सकती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई, इनके ऐसे तीखे स्वर हो सकते हैं जो समाज के सामने निडर होकर अपनी बातें रख सकती हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। अच्छा जी, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, सही बात है। परिवार संस्था का जनतांत्रणीकरण, सही बात है। पहला आंसर गलत है, सतीत्व ही स्त्रीत्व नहीं है। फेमिनिज्म इसी चीज़ का तो विरोध करता है, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहमत थे? अच्छा जी, कार्ल मार्क्स और भीमराव अंबेडकर के बीच के डिफरेंस को देखते हैं क्या है। श्रम की गरिमा, बिल्कुल दोनों लोग एग्री करते थे। वर्ग विहीन समाज की स्थापना, दोनों लोग एग्री करते थे। शोषण विहीन समाज की रचना, ये भी करते थे। क्रांति से हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे। अंबेडकर जी क्रांति हिंसा के अपोजिट थे, अहिंसा के समर्थक थे।
तो इसका आंसर है डी। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए कहा? साकेत, सांध्यटन, प्रियप्रवास, कामायनी। तो इसका आंसर है क्या है? हरिऔध की लिखी हुई रचना प्रियप्रवास के बारे में उन्होंने कहा था। और ये खड़ी बोली की पहली महाकाव्य है। खड़ी बोली कठिन काव्य काम है। तो ये रहा डिटेल आंसर, इसका डिटेल आंसर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है इसमें। चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। इसमें पूछा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, और ये है शुद्ध कविता की खोज, क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना और कामायनी, ये तीनों इन्होंने लिखी है। ये रहा इसका आंसर। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट देखते हैं। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? बहुत ही फेमस कविता है ये। रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? और ये है 3। वो कौन है तीसरा आदमी? मैं पूछता हूँ, वो कौन है तीसरा आदमी? चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बार इसका आंसर डिटेल में। ये रहा। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो कि उसे माता पिता या वंश की देन है। उपर्युक्त कथन किस रचना की भूमिका में से उद्धृत है? प्रियप्रवास, भारत भारती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। तो अगर ये आप थोड़ी बहुत भी चारों रचनाओं के बारे में जानते होंगे, तो अगर इनका मूलभूत कोर पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये रश्मिरथी से है। रश्मिरथी कर्ण को जागृत करने, दलित विमर्श उस समय हो रहा था। ये 1952 की रचना है। उस समय दलित विमर्श पे ज़्यादा जोर था, उनको उत्थान की तरफ। तो ये उन्हीं की भूमिका में है। प्रियप्रवास है राधा कृष्ण के बारे में। भारत भारती देश के गौरव को जागृत करने। कुरुक्षेत्र से राष्ट्र गौरव की चेतना से रिलेटेड है, और रश्मिरथी इसी से रिलेटेड है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। उपर्युक्त पंक्तियों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव का महत्व, बाह्य नंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। तो एक तो सिंपल सी बात, इसका आंसर है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। ये नहीं करता है, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है, मंतव्य नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के लिए संदर्भ में कही थी? बिहारी, रसखान, मलूकदास, विद्यापति। तो ये विद्यापति जी के लिए कहा था इन्होंने कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। माता पिता के संबंध विच्छेदन से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। बहुत प्यारी रचना है मन्नू भंडारी की, और ये है आपका बंटी। इसका आंसर भी है सी। लक्ष्मी दासिनी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? इसको बिना देखे आपको पता होना चाहिए। मैलांचल, बहुत फेमस कैरेक्टर है उसका। मैलांचल प्रति परिकथा की नहीं है, ये पटना के हॉस्टल से रिलेटेड कहानियों की चर्चा करता है। जुलूस, कितने चौराहे, ये भी नहीं है।
राही मासूम रजा की है कितने चौराहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी ये फणीश्वर नाथ रेणु की है सारी। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान है? बेलारी, शिवपालगंज, गंगौली, पांडेपुर। देखो सेम पैटर्न पे ये दूसरा क्वेश्चन है, सुबह वाली शिफ्ट में भी इन्होंने पूछा था कि पूर्वांचल से रिलेटेड कौन सा प्रांत है, असम वाली शिफ्ट में भी इन्होंने पूछा था कि गोदान का कौन सा गांव है, तो बेलारी इसका आंसर है। तो इसका मतलब है कि आपको रचना पता होनी चाहिए, डिटेल में आपको नहीं पता है तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। राही मासूम रजा की लिखी हुई आधा गांव के गंगोली गांव का जिक्र हुआ है, राग दरबारी में शिवपालगंज का जिक्र हुआ है, रंगभूमि में पांडेपुर का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है इनका, इससे हर साल एक तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उपन्यास के पात्र हैं राग दरबारी के, सुबह वाली बैच में भी इन्होंने इसी से एक क्वेश्चन पूछा था। मदन मोहन और बाबू बैजनाथ मास्टर। क्वेश्चन नंबर 33, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर सिंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। देखो राग दरबारी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसका आंसर वैसे है बी, जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें ये पता होगा, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी? उसने कहा था, सिक्का बदल गया, अमृतसर आ गया, परिंदे। तो ये सारी कहानियां हैं निर्मल वर्मा की, और इसमें से एक ही कहानी है जो उस समय की लिखी हुई है, वो है उसने कहा था। सिर्फ एक कसम निभाने के लिए जनाब ने अपनी जान दे दी थी युद्ध के मैदान में। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है विशाखा, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। वैसे तो ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं, जयशंकर प्रसाद की ही हैं, बट इसका उत्तर है बी, कामना। कामना जो है मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों के पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह कहा था? सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। ये चारों इन्हीं की लिखी हुई रचना है, और जिसकी भूमिका में इन्होंने ये बात कही थी वो है सन्यासी। सन्यासी के भूमिका में इन्होंने ये बात कही थी, और ये रहा डिटेल्ड आंसर इसका। नेक्स्ट है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? लहरों के राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त। तो इसका उत्तर है लहरों के राजहंस। ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिजात्य वर्ग को कठोर अनुशासनबद्धता और के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, उड़ान। तो इसका आंसर है अंजो दीदी। बाकी के जो आंसर हैं वो अलग हैं, उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है इनकी, और ये है इनका पहला भाग। बाकी के इन्होंने 1985 तक अपनी लास्ट आत्मकथा लिखी थी। देखो इन्होंने जो पहली पुस्तक लिखी थी वो थी क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में लिखी थी। दूसरी जो थी वो थी नीड़ का निर्माण, उसे लिखी थी इन्होंने 1970, यानी ठीक अगले ही साल। तीसरी जो लिखी थी इन्होंने वो थी बसेरे से दूर, वो 1978 में लिखी थी। और चौथी जो थी लास्ट 1985 में लिखी थी, 10 द्वार से सोपान तक। और ये रहा डिटेल इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध
की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा, नेक्स्ट है नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। तो इसका सही आंसर है ए, विष्णुचंद्र शर्मा जी। और ये रहा डिटेल इसका उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही? केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ठीक है। उसने उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया, ये गलत है। बाकी की तीनों बातें शुक्ल जी ने कही थी। शुक्ल जी ने इन्हें वो एक बहुत फेमस लाइन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा था। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनको छंदों का अजायब घर कहा था। इनकी जो पुस्तक है रामचंद्रिका, उसको कहा था छंदों का अजायब घर, ठीक है। तो ये रहा डिटेल्ड आंसर, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए? पहला है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, सही बात कहा गया। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये भी बात नहीं कही गई 343 में। तो इसका मतलब है ए और बी सही है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ए बी, ए सी, ए बी, यहीं बी सही होना चाहिए। इसका आंसर है बी। और ये रहा डिटेल्ड इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं स्वतंत्रोत्तर, नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। निम्नलिखित में से विकल्पों का सही चुनाव कीजिए। इसका आंसर है बी एंड सी, ए और डी नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। इसका उत्तर है परिशिष्ट और चक्रव्यूह, ये दोनों ही विश्वविद्यालय के इर्द गिर्द रची गई रचनाएं हैं। बाकी की जो दो रचनाएं हैं उनकी पृष्ठभूमि अलग है। जैसे धूप छाही रंग ये स्त्री के ऊपर है, और नेक्स्ट जो है चक्रव्यूह ये लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास नाभादास और हृदयराम स्वामी हरिदास और कृपाराम। देखो इसका एक सिंपल सा, ये तो आ गया एक ऑप्शन। देखो अगर आपने वो गाना सुना हो श्री राम हरिदास दुलारी राधे 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 बरसाने वाली राधे, उसमें ये नाम आता है। तो डी अगर आपको पता है कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं तो डी से आप काटोगे इन्हें। जैसे ही आपने डी कट किया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपका ऑप्शन बचेगा ए बचेगा, ए बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चीथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो ये दो जो हैं ये अलग अलग पृष्ठभूमि की, ये दोनों कहानियाँ स्त्री विमर्श से रिलेटेड हैं। एक ज़मीन चाहिए और मुझे चांद चाहिए, सी हो गया इसका आंसर। इसका मतलब ये लो पूरा डिटेल्ड आंसर अब से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दंत वर्ड है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका सिंपल सा काम है, इन वर्ड को बोलिए, जहाँ आपकी जीभ से टच करे वही इसका आंसर है। ड ड त द ध। तो सी एंड डी इसके आंसर हैं। और ये बाकी अगर आपको रटना है तो आप इसे रट सकते हैं। ये किस फैमिली से आते हैं उस फैमिली को देख लीजिए। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद,
लोग झरोखे। तो इस गिरिराज जी द्वारा रचित कौन कौन सी कहानी रचित उपन्यास है? जुगलबंदी और लोग। ए और सी का कॉम्बिनेशन है कहाँ? यस, बी है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या है? बी, जुगलबंदी। बाकी की डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की? बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि निर्मल वर्मा जब लिख रहे थे उस वक्त अकेलेपन, एलियनेशन का दौर चल रहा था और देश आज़ाद हो चुका था, उसके जस्ट बात की है, और मोह भंग हो चुका था। तो इसलिए अकेलेपन और अलगाव ये दोनों का पीरियड था, तो उस समय लोग हताश और आत्मपरक नायकों को देखना चाहते थे, इसलिए ए एंड बी होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? यस, बी। तो इसका ऑप्शन बी है। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। ये दोनों गलत है, यही दोनों सही हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की ही बात भी करते हैं। तो ए एंड बी इसका सही आंसर है। यस, पहला ही। तो ये डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रसवाद, कलावाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद? इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, वो है रसवाद और मार्क्सवाद। रूस में समाजवाद है, तो मार्क्सवाद तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो प्रतिकूल अवधारणा बोला है और रसवाद वहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए बी, बी ऑप्शन सही है। और ये रहा डिटेल्ड इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। इन चारों में कौन कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा की हैं? पहला है आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए प्रेमचंद और उनके युग, परंपरा का मूल्यांकन। ये दोनों कविताएं उन्हीं की लिखी हुई हैं। तो बी और सी कौन सा ऑप्शन है? ए। तो इसका आंसर ए हो गया। डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका आंसर है ए एंड सी, जातिवाद व्यवस्था का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। सपाट बयानबाजी नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा नहीं है, यानी बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कौन कौन सी रचनाएं इसमें से लिखी थी? तो पहला है स्वर्ण धूमिल, हिम किरीटनी, विष्णुप्रिया, हिम तरंगिणी। तो इसका आंसर है बी और डी। ये जो हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी, ये दोनों ही माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी थी। तो बी और डी का कौन सा कॉम्बिनेशन है? सी। तो इसका आंसर सी है। बाकी की जो विष्णुप्रिया है ये मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई है। स्वर्ण धूमिल जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञेय के निम्नलिखित में से अज्ञेय के काव्य हैं। भग्नदूत, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्मा की आंखें, चिंता। तो इसका आंसर है भग्नदूत और चिंता। अज्ञेय जी ने ये दो रचनाएं लिखी थी, ए और डी वाली। इसका आंसर बी होना चाहिए। लेट्स सी द डिटेल्ड आंसर, बी है। भग्नदूत और चिंता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की लिखी हुई रचना है। आत्मा की आंखें आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? ठीक है, करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, ये महादेवी वर्मा की लिखी हुई है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, ये भी जयशंकर प्रसाद की है। ये आंसू के अंचल वाला आंसू वाली कविता से ये। मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ये तो नहीं है, ये हटा दिया। नेक्स्ट है बी, तो है जयशंकर प्रसाद की, और ये भी है मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा, तो ऑप्शन बी हुआ। आँखों के भीगे अंचल से मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, ये आंसू कविता का। नेक्स्ट, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत, सप्पन बाबू, सनीचर। ये कुछ गिनी चुनी उपन्यास हैं, रचनाएं हैं जिनके बारे में हर साल लगभग क्वेश्चंस आते हैं। तो सिंपल है, इनका बना लें अगर डेटा तो सही रहेगा। इसका आंसर है ए और सी, तारा जयदेव और सोमराज रावत, ये दोनों झूठा सच के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास धरती धन न का अपना, किस्सा गुलाम, यथा प्रस्तावित, मुट्ठी भर काकर। इसका आंसर है ए और डी, ये दोनों उपन्यास हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का। बाकी के जो दो उपन्यास हैं वो अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? भरा नयनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, माझी साहस हैं खेग लोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से, झड़ में क्या खोलोगे, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। देखो, देवसेना जो थी ये वीरता से रिलेटेड गान करती थी। तो एक तो भरा नयनों में मन के रूप, छलिया का अमल अनूप, ये तो है ही है। दूसरा इन्होंने शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराशा, राका में रमणीय, ये बात करते हैं। रोने धोने वाली बात नहीं करती थी देवसेना, हिम्मत वाली बात करती थी देवसेना, तो जोश भरने वाली बात। तो स्कंदगुप्त में ए ऑप्शन इसका सही है। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है नाट्य रचना में कौन से प्रहसन हैं, तो प्रहसन है ए और सी दोनों। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, ये दोनों व्यंग हैं। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है शरद चंद्र जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है जीप पर सवार इल्लियां, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। निम्नलिखित में शरद जोशी की कौन सी रचना है? एक तो जीप पर सवार झल्लियां है, दूसरा है यत्र तत्र सर्वत्र। बाकी का जो आड़ू का पेड़ है वो रमेश चंद्र शाह का निबंध है, और विष कन्या जो है वो है रविंद्रनाथ त्यागी जी का। विष कन्या रविंद्रनाथ त्यागी जी का रचना है। तो ए एंड सी किस में है? बी में। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह, ये व्यंग्यकार हैं, बहुत बड़े, तंग निगार बोलते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे,
अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? निबंध संग्रह। तो इसका आंसर है तुलसीदास चंदन घिसे, अपनी अपनी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल में पहले आंसर देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। नामवर सिंह जी द्वारा रचित पुस्तक कहानी, नई कहानी, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसके नामवर सिंह की इसमें से रचना है इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी। इसका आंसर है डी, ए और सी। बाकी की जो दो रचनाएं हैं वो अलग अलग लोगों की लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई? गुंजन, पल्लव, राम की शक्ति पूजा, कामायनी। एक तो राम की शक्ति पूजा 1936 में हुई थी, और नेक्स्ट है कौन सी? कामायनी। कामायनी, राम की शक्ति पूजा, और उसी साल गोदान भी प्रिंट हुई थी। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुई है। देखो क्वेश्चन नंबर 65 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं है अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि वो धर्मोपदेशक नहीं थे। तो अगर डी आपने कट किया तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। ए बी सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से बोली, ये इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप, इसका मैप मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जाके देख लीजिएगा। एक बार वो मैप देख लेंगे तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कभी गलत होगा ही नहीं। देखो, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी पहले ऊपर से देखते, पश्चिमी हिंदी कौन सी? ये यूपी का मैप ऐसे देख, इंडिया देख, तो ये रहा, ये इंडिया का मैप, ये ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का मैप, पश्चिमी हिंदी यानी इधर वाला पूर्वांचल के साइड, नोएडा वाला साइड जो है, नोएडा दिल्ली जो है, इधर कौन सा? पश्चिमी हिंदी में बुंदेलखंडी वाला रीजन आ जाएगा। पूर्वी हिंदी किधर आएगा? बघेलखंड के आसपास वाला, छत्तीसगढ़ और प्रयागराज वाला इलाका। बिहारी में कौन सी आएगी? बिहारी हिंदी में मगही आती है। राजस्थानी में मेवात, ये राजस्थान के मेवात वाला एरिया है। तो इसके अनुसार जो सुमेल होगा वो आप मिला लीजिएगा, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी, छत्रप्रकाश, भूषण, देव, लाल कवि, इन सब की जो रचनाएं हैं वो देखो। चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो है काव्य प्रकाश, और भूषण ने जो लिखी थी रचना वो है छत्रसाल। देव की लिखी हुई जो रचना है वो है रसविलास, और लाल कवि की लिखी हुई छत्रप्रकाश है। तो अब इसके अनुसार जो सीक्वेंस बने वो मिला लीजिएगा। वैसे आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ सुमेलित किए। विशंभर, रणजीत, तरन, नवल किशोर और माया दर्पण, दुलाई वाली, आहुति, मिसपाल। तो इसका आंसर देखो, विशंभर जो था वो था कहानी आहुति से रिलेटेड था, और रणजीत था वो मिसपाल से रिलेटेड कैरेक्टर है। तरन जो है वो माया दर्पण से रिलेटेड है, और नवल किशोर दुलाई वाले से। तो ये बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये भी आपको पता हो तो आप इससे जा सकते थे कि अगर
फोर्थ का डी 2 है, तो ये आंसर डी आप इसे मार्क कर सकते थे। चलो इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है निबंध संग्रह और उनके लेखकों के साथ सुमेल करना है हमें। आस्था और सौंदर्य, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता, वाद विवाद, संवाद। और सूची 2 में है अध्यापक पूर्ण सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। देखो आस्था और सौंदर्य 1961 में आई थी, ये रामविलास शर्मा जी ने लिखी थी। ठीक है। अनुसंधान और आलोचना नागेंद्र की लिखी हुई रचना है। आचरण की सभ्यता, सभ्यता के बारे में कौन बात करेगा, जो टीचर होगा, तो अध्यापक पूर्ण सिंह बात करेंगे। और ये वाद विवाद और संवाद, ये थोड़ा मार्क्सिस्ट आइडिया है, तो कौन करेगा, नामवर सिंह जी करेंगे। तो इस हिसाब से इसका सीक्वेंस जो बनेगा वो है ए, पहला ही। ये डिटेल्ड आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं रघुवीर सहाय कवियों की सूची है और कविताओं के साथ उन्हें मिलानी है। रघुवीर सहाय जी हैं केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और काठ की घंटियां आत्महत्या के विरुद्ध, और आत्मजी ये जमीन पक रही है। इसका आंसर है, देखो रघुवीर सहाय जी की जो रचना है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है केदारनाथ जी की रचना है जमीन पक गई है। कुंवरनाथ जी की है आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल जी की काठ की घंटियाँ, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। 71 का देखते हैं। सुमेलित करना है। आनंद कादम्बिनी, समालोचक भारतेंदु, सार सुधानिधि, सादानंद मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेम घन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके राइटर्स और बुक के उनकी लिखी हुई रचनाओं से सुमेल करना है। जैसे आनंद कादम्बिनी जो है ये लिखी हुई है प्रेमघन द्वारा। ठीक है। समालोचन के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने ये लिखी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और भारतेंदु के बारे में किसने लिखी थी, राधाचरण गोस्वामी जी ने। सार सुधानिधि सदानंद जी ने लिखी थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट ये रहा डिटेल्ड आंसर, आपसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों से मिलान करिए। महंत रामदास, ये तो सीधे याद आना चाहिए, महिला आंचल से है। और मुराद अली जी किससे थे, तमस से रिलेटेड थे। कंचन किससे रिलेटेड थी, झूठा सच से। और बचा कौन फिर, कैलाश नाथ मानस के हंस के। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे पहला वाला होना चाहिए। डी का 3 हुआ ना, तो डी का 3 यही इकलौता है। अगर आपको ये सिर्फ एक पता हो कि महंत रामदास जी मैला आंचल के हैं, तो भी उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते थे इसे। ये रहा डिटेल्ड आंसर। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के सुमेलित कीजिए। कालिंदी चरण, मालती, श्यामनाथ, सुबोध, गैंग्रीन, पत्नी, जिंदगी और गुलाब, चीफ की दावत। इसमें से एक तो आप सबको पता होना चाहिए, जो बहुत छोटी सी कहानी, चीफ की दावत बहुत ही बढ़िया कहानी है। अगर आपको ये पता है तो आप शायद इससे भी आंसर पहुंच सकते हैं। सी का 4। देखो अगर सी का तुम्हें पता है 4 है, तो इससे आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है। एक पता होने से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, कालिंदी चरण जो है पत्नी कहानी से रिलेटेड है, मालती जो है वो गैंग्रीन से रिलेटेड है, और सुबोध जो है जिंदगी और गुलाब से रिलेटेड है। इसका डिटेल आंसर ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। सांग और नौटंकी, माच, नाचा, उत्तर प्रदेश, मालवा, छत्तीसगढ़, हरियाणा। देखो नौटंकी कहाँ की है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की नौटंकी फेमस है। सांग कहाँ पे किया जाता है, हरियाणा में किया जाता है। और माच कहाँ पे होगा, माच से रिलेटेड मालवा, और नाचा छत्तीसगढ़ में है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन उसमें पूछा था पिछले साल वाले में, छत्तीसगढ़, पिछले साल यानी मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो 2020 का पहला शिफ्ट था, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से
कौन से 2 लोकगीत हैं, लोक नाट्य हैं? तो एक तो नाचा का नाम था, एक और था। कमेंट करके बताइए अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, आपको पता होगा। ये रहा डिटेल आंसर। इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, उत्तर आधुनिकतावाद, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रोला बार्थ। ठीक है, तो रम्य कल्पना की रचयिता कौन है? सैमुअल कॉलरिज हैं। नेक्स्ट है मूल्य सिद्धांत के रचयिता का रिचर्ड हैं। नेक्स्ट है परंपरा की अवधारणा, टी.एस. इलियट ने करी थी ये। एंड लास्ट में रोला बर्थ हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं के विकास के उनके क्रम में लगाइए। तो इसका सीक्वेंस लगाना। प्राचीन संस्कृत, सौर सैनी, ये जो फिगर बता रहा हूँ भाषा का, ये भेज दूंगा, उसे आप देख लेना। उससे 2 क्वेश्चन, देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी से सॉल्व हो जाएगा। लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी इसमें साफ साफ दिख रहा है सबसे लेटेस्ट है। डी जो है लेटेस्ट है, तो डी सबसे लास्ट में आना चाहिए। डी देखो यहाँ 3 में आ गए, ये हट जाएगा। अब इसके आगे आ जाओ, डी आ गया। फिर सौर सैनी आनी चाहिए उससे ऊपर। ठीक है, डी के पहले, ठीक पहले बी कहाँ पे है? डी के इकलौता यही है, तो ऑप्शन यही है, क्योंकि सौर सैनी आता है। सौर सैनी के नीचे, सौर सैनी के ठीक नीचे आता है पश्चिमी हिंदी। बस यही 2 पता होते ही आपने आंसर तक पहुंच गए। इसका आंसर देखें, लेट्स सी द आंसर। ए है, ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही क्रम लगाना है। कला का जोखिम, ठेले का हिमालय, और नेक्स्ट है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, गंधमादन। देखो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में आई थी। ठेले का हिमालय 1958 में आया था। कला का जोखिम 1981 में आया था। गंधमादन आया था 1972 में। अब इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो देख लीजिए। इसका सीक्वेंस क्रम के हिसाब से आएगा आंसर डी, CBDA। आंसर पढ़ लीजिए डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया सेम पेपर में। देखो सबसे पहले आया था यथार्थवाद 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। फिर 20वीं शताब्दी में आया उत्तर संरचनावाद, ये आया 20वीं शताब्दी में। फिर आया नेक्स्ट उत्तर आधुनिकतावाद, ये 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में आया। और लास्ट में लेटेस्ट में ये है। तो 1 2 3 4 और ये आंसर सी है। ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही कालक्रम। नदी की बांक पर छाया कितने नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यलम। देखो सबसे पहले इत्यलम आई थी 1946 में। थोड़ी सी पेंसिल छोटी कर ली जाए। ये आई थी 1946 में। फिर आया था नेक्स्ट कितने नावों में कितनी बार, 1967 में। फिर आता है मैं सन्नाटा बुनता 1973 में। और ये लास्ट में आई थी 1981 में। तो इस हिसाब से जो आंसर बनता है वो है बी। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम क्या है। मानस का हंस, पीढ़ियाँ, खंजन नयन, सुहाग के नूपुर। और इसका सही क्रम बताना है हमें। देखो सुहाग के नूपुर 1960 में आई थी। मानस का हंस 1972 में आई थी। नेक्स्ट है पीढ़ियाँ, ये आई थी 1990 में। नयन खंजर आई थी 1981 में। तो इस हिसाब से हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो है
DACB, और आंसर हमारा डी है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही कालक्रम। एक और द्रोणाचार्य, भूख की आग, बकरी, देहांतर। इसका सही कालक्रम है बकरी का 1974 में आई थी। एक और द्रोणाचार्य जो है वो आई थी 1977 में। भूख एक आग ये 1998 में रिलीज़ हुई थी। देहांतर जो है वो 1987 में प्रकाशित हुई थी। तो इस हिसाब से जो कालक्रम होना चाहिए वो होना चाहिए CADB, यानी CADB ए होना चाहिए इसका आंसर, और ये रहा डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है। देखो, आदि, अंत और आरंभ, सीरीज की याद आई, रेती के फूल, त्रिशंकु। तो इसके देखो, त्रिशंकु आई थी 1945 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वाले पाली में भी पूछा गया था। रेती के फूल ये 54 में आई थी, और सीरीज की याद आई ये 95 में आई थी, और आदि अंत वाला जो है ये 2001 में आई थी। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनना चाहिए वो DCBA बनना चाहिए, DCBA यानी डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे। तो इसका अपने अपने पिंजरे जो आई थी वो 1995 में आई थी। मुर्दहिया आई थी ये 2010 में। शिकंजे का जो दर्द था ये 2011 में आई थी, और लास्ट जो है ये 1997 में आई थी। तो इस हिसाब से आंसर जो बनता है वो DACB है, DACB, ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामविलास शर्मा, राजेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रांगेय राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। कालक्रम में लगाना है तो इन लोगों को राइटर्स के नाम दिए हैं, उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं, हमें ईयर्स के हिसाब से लगाना है। रांगेय राघव ये 1954 में आई थी। फिर मुक्तिबोध जी ने 1961 में लिखा था, और रामविलास शर्मा जी 1975 में इन्होंने लिखा था, और लास्ट जो है ये 1973 में इनकी रचना आई थी। तो इस कालक्रम के अनुसार हमारा आना चाहिए BCDA, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार आधार पर लगाइए। मतीराम, देव, बिहारी, जसवंत सिंह, पिछली बार भी बोला था ऐसे क्वेश्चंस आए तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे बाउंसर मान के चलो, तुक्का मारो, सही हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि कितने राइटर्स हैं, किनका जन्म तिथि याद रखोगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ उसमें, बिहारी 1595 में पैदा हुए थे, जसवंत सिंह 1626 में पैदा हुए थे, और देव जो है 1673 में पैदा हुए थे, मतीराम 1617। अटेम्प्ट करके आना, छोड़ना मत, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो कुछ भी अगर गलती से भी तुक्का सही बैठ गया तो 2 नंबर आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का है। नीचे दिए गए 2 कथन है, एक कथन स्थापना है और दूसरा कथन तर्क है। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा स्वहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। भारत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, ऐसा नहीं है, और ये रहा डिटेल आंसर, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। अच्छा जी, गलत बात है, ऐसा नहीं है, साहित्य में आते ही वो असामाजिक नहीं हो जाता, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल होता है, अश्लीलता नहीं आती है। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं,
कथन ए और कथन दो, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैत से प्रभावित रहा। अच्छा जी, भक्ति वहाँ एक ही से प्रभावित रहा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ों से भी प्रभावित रहा। पहला सही है, दूसरा गलत है। और ये रहा डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, एक स्थापना दूसरा तर्क है। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, इसीलिए अभिनव के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ। उपर्युक्त कथनों में के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सही हैं। ये बात और ये दोनों बात सही हैं, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन एक, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो इसकी बात है, ऐसा नहीं है, सर्वाधिक इनसे नहीं प्रभावित है। पहला वाला तो सही है, ये अन्य चीज़ों से भी प्रभावित है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे 10 क्वेश्चन आएंगे जो 2 पैराग्राफ्स दिए गए हैं, 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, इनके बेस पे आपको उत्तर देना है। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला गद्यांश पढ़ेंगे, फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व। पहला पढ़ते हैं। संत साहित्य का प्रसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अनूठी घटना थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अचानक संस्कृति प्रभुत्व जो सैकड़ों साल से चला आ रहा था, खत्म होता दिखाई दिया। जनता की संस्कृति, जिसे पुरोहितों ने अब तक दबाया, पुष्पित और पल्लवित होने लगी। जो लोग खुलकर पुरोहितों के खिलाफ एक शब्द न कहते थे, अब खुलेआम उन्हें चुनौती देने का। इसका कारण क्या था? यह सामंती व्यवस्था के कमज़ोर हुए बिना यह संभव था। 16वीं सदी के लगभग शेर शाह और अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत की सामंती व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई। नहरें खुदवाने और सड़कें बनाने में यातायात में उन्नति हुई। एक तरह की मुद्रा के चलन से व्यापार में असुविधा हुई। राज्य और काश्तकार के सीधा संबंध स्थापित होने से जनपदों का अलगाव कम हुआ। बारूद और इस्तेमाल से केंद्रीय राज्य सत्ता जागीरदारों की स्वच्छंदता कम करने उन्हें आपने मातहत कर सकी। यूरोप में भारत के व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। उत्तर भारत में शहरों की संख्या ही नहीं बढ़ी, उनकी जनसंख्या और उनका व्यवसायी महत्व भी बढ़ा। जगह जगह अपने अधिकारों के लिए जनता ने संघर्ष किए और इस तरह भी उसकी एकता बढ़ी। इन परिस्थितियों में सामंती ढांचा जर्जर हुआ। इस ढांचे के भी व्यापारियों द्वारा पैदा किए पूंजीवादी संबंध जन्म लेने लगे। पुराने जनपदों का अलगाव काफ़ी दूर हुआ और वे मिलकर एक जाति के रूप में संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन इस जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। भक्ति आंदोलन क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था से लेखक का क्या आशय है? भक्ति आंदोलन ने भारत के सर्वांगीण विकास को बाधित किया? नहीं। भक्ति आंदोलन ने सामंती तोड़ने का काम किया? नहीं। भक्ति आंदोलन भारत की गरीबी जनता को भी मुक्ति। भक्ति आंदोलन यूरोप से व्यापार को बढ़ाने में मदद किया है? जी नहीं, इसका आंसर है, ये तो गलत, सामंती व्यवस्था को तोड़ने में मदद किया। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति नेशन के संबंध संगठन में बाधक तत्व कौन सा था? नहरें खुदवाना, सड़कें बनाना, शहरों की जनसंख्या की वृद्धि होना, पूंजीवादी संबंधों का जन्म लेना, केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना। तो इसका आंसर है केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों को स्वच्छंदता को प्रश्रय देना। नेक्स्ट है, संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति से प्रभुत्व से है? लोक संस्कृति का प्रभुत्व, पूंजीवाद संस्कृति का प्रभुत्व, श्रम संस्कृति का प्रभुत्व, पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। इसका आंसर है पुरोहितों की संस्कृति का प्रभुत्व। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था?
संतों ने पूरे देश में भक्ति का प्रसार किया। संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की। संतों ने सामंती व्यवस्था को कमजोर किया। संतों ने सगुण की जगह निर्गुण को महत्व दिया। तो इसका आंसर है संस्कृति को फैलाने में महत्व दिया। शेर शाह और अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से गुण ने भक्ति काल के फैलने में मदद पहुंचाई? उनके द्वारा बारूद और व्यापक तौर पर इस्तेमाल, उनकी विस्तृत उदारवादी और स्थायी साम्राज्य, हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता, उनके द्वारा देश विदेश के व्यापार को प्रश्रय देना। तो इसका आंसर है विस्तृत और उदारवादी स्थायी साम्राज्यवाद। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसे क्यों ही पढ़ें, इसको पढ़ने में समय लगाने से अच्छा है मैं इसे यहाँ पे रोक देता हूँ। आप इसे पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। वीडियो अननेसेसरी लंबा खींचने से अच्छा है, इसे यहाँ रोक देता हूँ। अब आप इसे पढ़ लीजिए। आई होप यहाँ तक पढ़ लिया होगा। अब अगला, ठीक है, आई होप यहाँ तक भी पढ़ लिया होगा आपने। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यकार प्रचारक नहीं है। साहित्यकार रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं है। साहित्यकार फोटोग्राफर के समकक्ष है। कोरा शब्दाडंबर भी टिकाऊ है। तो इसका आंसर है साहित्यकार प्रचारक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना की सामाजिक उपादेयता होती है। साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है। साहित्य का संबंध राष्ट्रीय जीवन से है। दरबारी कवियों ने पलायन किया। तो इसका आंसर है आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है सर? पड़ेगा ही, ये बात गलत है और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सर्जक की पहचान क्या है? पात्रों और परिस्थितियों के प्रति निरपेक्षता, साहित्यकार की संवेदनहीनता, सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति, सामाजिक पीड़ा की उपेक्षा। तो इसका आंसर है सत्य का ग्रहण और निर्भयतापूर्ण अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है? रसानुभूति की अपेक्षा, मौज का राग अलापना, यथार्थ की उपेक्षा, अशिव की क्षति। तो इसका आंसर है अशिव की क्षति। अगर आपने पैराग्राफ ठीक से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली ये दिया हुआ है। अब इस वीडियो का आखिरी और इस पेपर का भी आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? साहित्य के प्रति विश्वासघात के लिए, शब्दाडंबर के लिए, रस के उद्रेक के लिए, प्रचार के लिए। तो इसका आंसर है रस के उद्रेक के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आई है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।